हेलो दोस्तों। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा हूँ समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यानी कि हमें अपने इरादे किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं करने चाहिए दोस्तों, जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। इसी के साथ मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ छोटी मगर बड़ी काम की बातें में हमारे एक दोस्त की डिमांड पर कि शेयर बाज़ार के बारे में बताने के लिए कहा गया था। आज हम उसी पर टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ये कोई हम आपको इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया नहीं बताने जा रहे हैं। हम अपनी शिक्षा को लेकर, अपनी परीक्षा को लेकर, उसके आने वाले प्रश्नों को लेकर हम उस पर बात करेंगे, उनको सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भारत के वित्तीय बाजार के बारे में बात करें तो भारत का वित्तीय बाजार दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला है हमारा मुद्रा बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार। ठीक है दोस्तों, अगर तो आज हम पूंजी बाजार के बारे में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा शेयर मार्केट, शेयर बाजार या सेंसेक्स आप जो भी कहते हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने की प्रयास करेंगे, जिससे कि अगर हमारी परीक्षा में अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट विषय को लेकर इसमें अगर कोई प्रश्न बनाया जाता है तो हम उसे हल कर सकें दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह बाजार मध्यम और दीर्घकालीन फंड का होता है। यानी कि जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यह दो तरीके का होता है, एक तो लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, मतलब कि जहाँ एक वर्ष या इससे अधिक का समय का लेन देन होता है उसे हम लॉन्ग टर्म की गिनती में रखते हैं कि हमने आज शेयर खरीद लिया, उसको हमने एक साल तक नहीं बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला सरकारी प्रतिभूति, इसे गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी का बाजार भी कहते हैं, यानी कि जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं बॉन्ड वो। और औद्योगिक प्रतिभूति का बाजार, यानी कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रतिभूति, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ जो हैं उनके जो शेयर होते हैं उसके लिए। इस प्रकार से दो तरीके का हमने शेयर को बांटा, पहला सरकारी, दूसरा औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल वाला। ठीक है, ये दो प्रकार के थे, पहला दीर्घकालीन, दूसरा अल्पकालीन। ठीक है, जो एक वर्ष से अधिक हो वो दीर्घकालीन, जो एक वर्ष से कम का हो, हमने एक साल से पहले बेच दें तो वो अल्पकालीन। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो यह प्रतिभूतियों की खरीद और बेच के लिए बनाया गया एक स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, और किसी भी अन्य बाजार की तरह यह भी स्टॉक खरीदने और बेचने वाले लोग भी आते हैं। यानी कि किसी को बेचना है तो वो भी आता है, किसी को खरीदना है शेयर तो वो भी आता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो पूरा क्रियाविधि चलती है वो सेबी के देख रेख में चलती है। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज़ से जो भी रिलेटेड आपकी नियम कायदे कानून होते हैं या जिसकी देखरेख करती है कि धोखाधड़ी ना हो, तो वो सेबी के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं उसको, सेबी को। और किसी भी अन्य बाजार की तरह यहाँ पर भी खरीदने और बेचने वाले लोग आते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके। कोई भी व्यक्ति सीधे एक्सचेंज में खरीद बेच नहीं सकता, इसलिए लाइसेंस धारक एजेंट की आवश्यकता से ये व्यापार किया जाता है। यानी कि कोई भी इंसान सीधा जाए और चाहे कि हम रिलायंस के शेयर खरीद लें या टाटा के खरीद लें या फिर कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, इनके खरीद लें, तो वो डायरेक्ट नहीं खरीद सकता जाके उस कंपनी से। वो सेबी के द्वारा या जो बीएसई और एनएसई होते हैं उनके द्वारा, जो लाइसेंस धारक एजेंट होते हैं जिन्हें ब्रोकर कहते हैं, उनके द्वारा हम इसका लेन देन करते हैं। ठीक है,
इसके लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है जो कि व्यापार का लगभग 2.5% होता है। अगर हमने 100 रुपये का शेयर खरीदे या 100 रुपये के शेयर बेचे तो जो एजेंट है उसका शेयर उसमें 2.5 रुपये होता है, यानी कि 2.5% होता है। ठीक है। अब अगर हम भारत की का राष्ट्रीय शेयर बाजार की बात करें तो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारी परीक्षा में कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज या भारत का पुराना स्टॉक एक्सचेंज या एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो है आपका बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE कहते हैं। ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में प्रेमचंद रामचंद्र ने की थी। 1875 में प्रेमचंद रामचंद्र ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत में यह एक लोगों का संगठन था, यानी कि कुछ लोग इसको मिलकर चला रहे थे, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट की अवधारणा पर कार्य कर रहा था। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है दोस्तों? ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, इस स्तर पर व्यापार करना कि 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाए, 2 रुपये उसकी अदर कॉस्ट हो गई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की या टोल की या जैसे भी मान लें, और आपने लाकर 12 रुपये की बेच दी। ठीक है। तो आपने ना प्रॉफिट लिया ना लॉस लिया, आपने उसे 12 रुपये का ही बेच दिया। तो वो उस पॉइंट पर जब हम किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, किसी चीज़ को सर्व करते हैं, ठीक है ना, या सर्विस देते हैं, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, उस जगह उस पॉइंट तक को। शुरुआत में यह एक लोगों का संगठन था, बाद में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, इसका नाम था द नेटिव शेयर एंड द स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, यानी कि बाद में इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पड़ा होगा। भारत में 1957 में भारत सरकार द्वारा इसे मान्यता दी गई, यानी कि इस स्टॉक शेयर मार्केट को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इसे 1957 में से मान्यता दी गई। 2002 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम बदलकर BSE कर दिया गया, यानी कि अब इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी नहीं जाना जाता है, इसे अब BSE के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, BSE द्वारा ही सेंसेक्स जारी किया जाता है, या BSE के ही आंकड़े को सेंसेक्स बोला जाता है। ठीक है। 2017 में BSE भी शेयर मार्केट में शामिल हो गए, यानी कि BSE ने अपने ही शेयर BSE में बेचे जाने लगे 2017 से। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 5500 से भी अधिक कंपनियां शेयर मार्केट बाजार में लिस्टेड हैं, यानी कि क्रमबद्ध हैं, या आप कुछ भी कह लें, जिस पर शेयर बाजार कार्य करता है। 5500 से भी अधिक कंपनियां इसमें हैं। अगर हम विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, हमने पहले अभी बात करी थी भारत का या एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है। अगर हम विश्व के पहला स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो विश्व की पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो सन 1602 में नीदरलैंड की एम्स्टर्डम शहर में स्थापित हुआ था। 1602 में विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रीय शेयर बाजार जिसे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, इस बाजार की स्थापना दोस्तों हमने ऊपर बात की थी BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहीं अब बात कर रहे हैं हम NSE की। हम आपको बता दें कि BSE द्वारा सेंसेक्स के आंकड़े दिए जाते हैं, BSE के आंकड़े को ही सेंसेक्स कहते हैं, वहीं NSE के आंकड़े को निफ्टी बोलते हैं। जब हम शेयर बाजार के बात करते हैं या न्यूज़ चैनल पर देखते हैं तो उसमें कहता है कि सेंसेक्स इतने अंक बढ़ा या इतने अंक गिरा, वैसी तरीके निफ्टी का भी आंकड़ा देता है। वो निफ्टी इतने अंक चढ़ा और इतने अंक उतरा या गिरा, लुढ़का, कुछ भी बोलता है वो। तो इस तरीके से जो BSE का आंकड़ा है वो सेंसेक्स कहलाता है और NSE का आंकड़ा निफ्टी कहलाता है। ठीक है। इस बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी।
कब हुई थी इसकी स्थापना? 1991 में। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? फेरवानी समिति की। जबकि इसकी शुरुआत 1992 में स्थापित होकर 1994 में हुई थी। यानी कि 1991 में सिफारिश की गई कि इसकी स्थापना होनी चाहिए, स्थापना की गई। 1992 में ये बना होगा, तैयार हुआ होगा, डॉक्यूमेंट पूरे हुए होंगे और 1994 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया होगा। ये विभिन्न शेयरों और ऋणपत्रों पर कार्य करती है एनएसई। इसका मुख्यालय मुंबई के वर्ली में है और देश का पहला संपूर्ण इलेक्ट्रिक एक्सचेंज है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत कहें हम अगर इसे तो ये गलत नहीं होगा। देश का पहला कंप्यूटरीकृत एक्सचेंज बोर्ड है ये एनएसई। ठीक है, अब बात आती है तेजड़िए और मंदड़िए। ठीक है दोस्तों, अगर परीक्षा में वो ये शब्द दे देता है तो हमें कन्फ्यूजन होने लगता है। तो आपको याद रखना है तेजड़िए, तेजड़िए तो तेज से तेज यानी कि बुल। ठीक है, बुल को बूम के तरह से यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें बुल का फिगर भी दिख रहा होगा आपको। तो बुल को जो है तेज यानी कि इसमें ये कहा जाता है कि बुल जब उठा के फेंकता है तो सींग से ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से इसका सेंस लगाया जाता है कि हाँ बुल यानी कि जब सेंसेक्स ऊपर चढ़ रहा हो, उसके मार्केट में प्राइस ऊपर चढ़ रहे हों। तो जब किसी मार्केट के शेयर के दाम में बढ़ोतरी होती है तब उसको बुल कहते हैं, उसकी बढ़ती कीमतों को किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब कीमतें बढ़ें तो उसे तेजड़िए कहते हैं या बुल से डिनोट करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है मंदड़िए की बात करें तो उसे बियर यानी कि भालू के रूप में करते हैं कि भालू नीचे मुंह करके चलता है, तो उस तरीके से। तो बियर यानी कि मंदड़िए, तो जब शेयर बाजार का मूल्य गिरता है तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई पूछे कि शेयर मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ते और घटते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड कार्य करता है। जब किसी कंपनी के शेयर अधिक मात्रा में खरीदे जाते हैं तो उसके प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं और जब अचानक से किसी कंपनी के शेयर बेचे जाने लगें तो उसके प्राइस अपने आप ही कम होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करेंगे हम विश्व के कुछ शेयर मार्केट के बारे में जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर परीक्षा में पूछ देता है वो कि टाइम्स कहाँ का है या बावरूपा कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम अपनी भारत की बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कौन कौन से हैं आपके बीएसई, एनएसई, निफ्टी, जे निफ्टी, डीलेस और एसएनपी और सीएनएक्स। ठीक है दोस्तों, ये शेयर मार्केट के नाम है। जैसे कि हमने बीएसई एनएसई पढ़ा था उसी तरीके से ये भी उसी के अंतर्गत या अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, केवल आपको याद पता होना चाहिए कि हाँ कि ये कहाँ पर है, भारत में मुंबई में। ठीक है, वहीं बात करें अब हम न्यूयॉर्क की तो उसमें है डाउजेंस, नेस्डेक, SP 500। तो न्यूयॉर्क में कौन कौन से हो गए दोस्तों? डाउजेंस, नेस्डेक और SP 500। थर्ड आता है आपका सिंगापुर का। सिंगापुर में भी 3 है, सीमेक्स, स्टेटस टाइम्स। ठीक है, अगला है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में है बोवेस्पा, सॉरी दोस्तों, ब्राज़ील में है बोवेस्पा। ठीक है, अगला है लंदन में FTSE 100। FTSE 100 कहाँ है? लंदन में है। अगला है थाईलैंड का सेट इंडेक्स। अगला है थाईलैंड का सेट इंडेक्स। अगला है दोस्तों शिकागो। शिकागो में है CBOE, S&P 500 और बाई राइट इंडेक्स। ओके दोस्तों, ये था दोस्तों शेयर मार्केट के ऊपर चर्चा, जिससे जो कि हमारे परीक्षा के रूप से उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।